Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So my topic is sexual reproduction. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब कोई भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है तो वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि उसके कुछ फीचर मैच करते होंगे, बट आप कहो कि एकदम सेम हो तो ऐसा नहीं होता है। उसमें आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकोगे कि ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल थोड़ा सा सिमिलर है, बट हाँ पेरेंट्स से मिलता जुलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। वेरिएशन आर सीन बट ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट। इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कोई भी मेल एंड फीमेल गैमीटे विफ्यूज़ करता है और फिर हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। ये एक तरह का स्लोअर प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, वो उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, क्योंकि ये हायर एनिमल में होते हैं या प्लांट में भी देखा जाता है जिनकी बॉडी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए प्रोसेस जो है स्लोअर हो जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके एडवांटेज की। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज में क्या है? टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशन इन स्पीशीज एंड टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। ईच इंडिविजुअल इन स्पीशीज हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या है? जो वेरिएशन होते हैं, जिस कारण से न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हुआ है, उसके सर्वाइव करने की सर्वाइवल की ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हर इंडिविजुअल की एक यूनिकनेस होती है, उसकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। असेक्सुअल में क्या हो रहा था? जैसा पेरेंट वैसा ऑफ स्प्रिंग, एग्जैक्ट कॉपी। इसमें ऐसा नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में भी उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने की क्षमता बढ़ा देती है इसमें, ये सेक्सुअल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड और रिप्रोडक्शन इज मेनली सीन इन हायर ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, generally seen in plant, animals and some fungi. अब हमने ये जाना कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो सिंपल होता है। हाँ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी होने की वजह से इतने ऑर्गन होते हैं, इतनी चीज़ें बननी होती हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म गो अंडर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? कैसे हम जान सकते हैं? हम देखते हैं, प्लांट की बात करें या एनिमल की या फंगाई की। प्लांट में तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों हो सकता है। ठीक है, एनिमल में क्या होता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो सकता है। फंगाई में कुछ, सम फंगाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं व्हेन वुड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन, कब जो है हमें पता चलेगा कि अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसकी फेजेस होती हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसके लिए 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, एक होती है जुवेनाइल फेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज, एक होती है सेनेसेंट फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक इसमें ग्रोथ होगी। जुवेनाइल फेज आपने सुना होगा, जुवेनाइल का मतलब होता है यंग होने की स्टेज। अगर कोई बॉडी ग्रोथ पर है तो उसमें जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये आता है जुवेनाइल के बाद। इसमें ग्रोथ फेज होती है, अगर ग्रोथ फेज स्टॉप हो गई है तब हमारे में रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तब आज समझ में आया। बात करते हैं सेनेसेंट फेज की। ये लास्ट फेज होती है, ये इसको कहते हैं लास्ट फेज ऑफ लाइफ या एजिंग ऑर्गेनिज्म सीन। इसमें जो एज दिखने लगती है रिप्रोडक्शन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट। कैसे मतलब किस किस प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पता चलेगा? प्लांट की बात करते हैं, उसमें एक होता है मोनोकॉर्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब एक,
ठीक है। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, मतलब कोई ऐसा प्लांट जिसमें पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही फ्लावर आएगा और उसमें तभी उसका फ्रूट्स या फल बन पाएगा, फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा, फिर न्यू हमें ग्रोथ करानी पड़ेगी, जैसे कि वीट, कैरेट, राइस। ठीक है। पॉलीकार्पिक का मतलब मल्टीपल टाइम, हमेशा बार बार। पॉली इसमें क्या होता है, इसमें फेवरेबल कंडीशन में एक सीज़न के अकॉर्डिंग फ्लावर आता है, फ्रूट बनता है, फिर डिके हो जाता है, बट प्लांट वैसा की वैसा ही रहता है। फ्लावर बन के फ्रूट, फ्लावर के बाद फ्रूट बन के फ्रूट तोड़ लिया जाता है, देन उसके बाद वो पेड़ वैसे ही रहता है, फिर एक सीज़न आता है, फिर उसका जो है फेवरेबल कंडीशन में वो अपना फ्लावर देने लगता है, तो इसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। जैसे कि एप्पल, मैंगो भी सीजनल है, ऑरेंज भी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं एनिमल में। एनिमल में क्या होता है, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स और एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है, वंस इन अ सीजन, सीजन में, लाइफ में नहीं, सीजन में एक बार ही ये ब्रीड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट एक बार ही इनका ब्रीडिंग होता है, तो इसे कहते हैं सीजनल, जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड, फ्रॉग्स। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, जिसमें थ्रू आउट लाइफ वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के हिसाब से अपना ब्रीडिंग करते रहते हैं, जैसे कि पोल्ट्री, रैबिट, कैटल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन रेप्रोडक्टिव फेज। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट में या एनिमल में अब रेप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम प्लांट की बात करें तो जैसे ही फ्लावर आता है किसी भी पेड़ में, तो हम लोग समझ जाते हैं अब फ्लावर आया है तो यानी अब फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। फ्लावर को देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर एनिमल में बात करें तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन मैच्योरिटी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर डेवलप। ये फ्लावर है, फ्लावर को हम लोग देख के समझ जाते हैं कि फ्लावर आया है, इसका मतलब प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसमें, मेल एंड फीमेल में। हम मेल एंड फीमेल को देखिए कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इनमें रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो उनमें जो है चेस्ट चौड़े होने लगते हैं, वॉइस भारी हो जाती है, बियर्ड एंड मुस्टैचेस आ जाते हैं और हेयर ग्रोन ऑन चेस्ट एंड प्यूबिक एरिया। ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो उनमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप्स, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन। साइक्लिक चेंजेस ऑब्जर्व इन फीमेल। कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं फीमेल में। पहला है ओवरी के थ्रू, देन हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस अंडर फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। जैसे कि कुछ फीमेल में प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, उन्हें मेंस्ट्रुअल कहते हैं। और अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो उनमें ऑस्ट्रोजन साइकिल होती है। फाइन। ये प्राइमेट्स में होती है और ये नॉन प्राइमेट्स में, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन फेज ट्रांजिशन। जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, टाइम ऑफ ट्रांजिशन हार्मोन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम, ये प्यूबर्टी टाइम पर होता है, फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है फीमेल बॉडी में। ठीक है। और मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये प्यूबर्टी टाइम की बात है। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का मीन क्या होता है उसे हम पहले समझ लेते हैं। जो जनरल बॉडी होती है वो ग्रोथ जब उसका स्टॉप हो जाता है एंड रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, तो उस फेज को हम लोग प्यूबर्टी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। और इसमें फीमेल्स में अगर ये टाइम को मेजर करा जाए तो टाइम होता है 11 ईयर टू 13 ईयर एंड मेल्स में ये चीज़ होती है 13 टू 14। अगर हम फीमेल की बात करें तो 11 टू 30 ईयर, नॉट 30th, 11 टू 13 ईयर। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो ये 13 से 14 साल के बीच में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं प्यूबर्टी के, आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे। तो वो क्या साइन एंड सिम्टम्स है, सबसे पहला इसमें हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है। कहाँ, अंडर आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। फेशियल हेयर आने लगते हैं, चेंज होती है वॉइस में एंड ओकेजनल पेनिस इनलार्जमेंट होता है, ये मेल में होता है। ठीक है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। इतना आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। हाउ डीएनए कॉपी फ्रॉम टू पेरेंट, कैसे हो जाता है दो पेरेंट का डीएनए कॉपी एक बच्चे में कैसे होगा, ऑफस्प्रिंग में कैसे। हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है।
जिसमें 23 पेयर होते हैं। ऐसा होता है जो मदर है वो 46 क्रोमोसोम देगी और जो फादर है वो भी 46 क्रोमोसोम देंगे, तो इस तरह से जो चाइल्ड है उसमें तो डबल हो जाएगा। अगर ऐसा हो, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो मदर होती है वो हाफ देती है, हाफ पेयर, लाइक 23 क्रोमोसोम देती है, उसका 46 का हाफ पे 46 इज कंप्लीट, तो 23 मदर से आएगा और फादर से भी 23 आएगा, ठीक है। फिर उसे कंबाइंड करके एक डीएनए बनेगा। जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए में वो ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं क्या होता है। दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का वो डिसाइड करता है कि कैसी प्रोटीन बनेगी, ठीक है। इफ द सीक्वेंस चेंजेस द सिंथेसाइज प्रोटीन विल ऑल्सो चेंज। मतलब क्या है कि अगर प्रोटीन सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो जो ट्रेट है, जो डॉटर सेल में ट्रेट भी है वो भी चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक यू सो मच।